द्वादश के वो सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत जिन्होंने वाणिज्यिक गणित एक विषय के तौर पे चुना है। और वाणिज्यिक गणित में आपको सांख्यिकी का अध्ययन भी करना होता है। पहला चैप्टर है सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले जानते हैं कि आंकड़े यानी कि डेटा होते क्या हैं। देखिए, सांख्यिकी समंकों से अभिप्राय है उन संख्यात्मक तथ्यों या प्रेक्षणों से। तथ्य और प्रेक्षण दोनों सेम होते हैं। तथ्य के लिए आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी में एक शब्द आता है फैक्ट। तो ऐसे समस्त संख्यात्मक तथ्य जिनका संग्रह किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। सांख्यिकी अनुसंधान के पश्चात समंकों का संकलन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि बिना समंकों के सांख्यिकी अनुसंधान अधूरा ही रहेगा। यदि समंक त्रुटि रहित होंगे तो अनुसंधान भी सफल होगा, अन्यथा नहीं। इस सिलसिले में होरेस सीक्रेस्ट जो बात कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान दिए जाने की आवश्यकता भी है। होरेस सीक्रेस्ट जो बात कहते हैं वह यह है कि समंकों से हमारा तात्पर्य तथ्यों के उन समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं। मतलब कई सारे कारण हैं जो उन तथ्यों को प्रभावित कर रहे होंगे, और ये तथ्य कैसे होंगे? जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान या तो आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे और या इन्हें आप एस्टिमेट करेंगे। जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार किया जाता है। परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी के उचित स्तर, मतलब ये 100% शुद्ध हों ये कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन परिशुद्धता का एक उचित स्तर होगा, और वह उचित स्तर इस आधार पर तय किया जाएगा कि आप शुद्धता का किस डिग्री तक आपको आवश्यकता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं आगे चलने से पहले कि समंकों से हमारा तात्पर्य है तथ्यों के वह समूह जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं और जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है। इनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के एक उचित स्तर के अनुसार किया जाता है और जिनका पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संग्रह किया जाता है और जिन्हें एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में भी रखा जा सकता है। ये सारी विशेषताएं हैं किसकी? आंकड़ों की, समंकों की, होरेस सीक्रेस्ट के अनुसार। तो इसी बात को इन्होंने इंग्लिश में भी बताया है, इसे भी देख लेते हैं। बाई डेटा वी मीन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, वही तथ्यों के समूह, अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, जो कि प्रभावित होते हैं एक निश्चित स्तर तक, एक निश्चित डिग्री तक, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारणों से, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, या तो कैलकुलेट किए जाएंगे, गणना की जाएगी, और यह अनुमान लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और यह एक उचित स्तर होगा परिशुद्धता का, जिसके आधार पे होगा क्या होगा जिसके आधार पे कलेक्ट किया जाएगा इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा, फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज़, एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाएगा, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और उन्हें रखा इस तरह से जाएगा कि वह एक दूसरे से तुलना में लाए जा सकें। तो प्रोफेसर होरेस सीक्रेस्ट की ये परिभाषा समंकों को बहुत अच्छे से बताने में सक्षम है, और इसी परिभाषा से कुछ विशेषताएं निकल के आईं जिन्हें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये विशेषताएं क्या क्या हैं ज़रा आप ध्यान से देखें, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ सकेंगी। ये जो विशेषताएं हैं यह हैं वही जो परिभाषा में आई। ये आंकड़ों की राशियां सदैव संख्यात्मक होंगी, आंकड़े समूहों में होंगे, उनकी पारस्परिक तुलना हो सकेगी, विभिन्न आंकड़े विभिन्न कारणों को लेकर के वैसे होते हैं जैसे वो हैं। आंकड़े पूर्ण रूपेण शुद्ध और सत्य होते हैं। यह बिल्कुल अपने आप में थोड़ा सा इन्होंने जो बात बताई है इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। आंकड़े पूर्ण रूपेण शुद्ध और सत्य होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं होते हैं, या तो ये अनुमानित होते हैं या इनकी गणना की जाती है। आंकड़ों का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। आंकड़े एक दूसरे से संबंधित किए जाने योग्य होने चाहिए। बिल्कुल, आंकड़े एक व्यवस्थित ढंग से संकलित होते हैं और इन्हें गणना या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, यह इन्होंने इस आधार पे कहा है कि आंकड़े पूर्ण रूपेण शुद्ध और सत्य होते हैं, अर्थात यह बगैर किसी पूर्वाग्रह के इकट्ठा किए जाएंगे और इस दृष्टि से यह पूर्ण रूपेण शुद्ध और सत्य होंगे। सत्य एक परिशुद्धता की उचित डिग्री तक। ठीक है। अब बात आती है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के कौन कौन से विधियां हैं। देखिए, सांख्यिकी में संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन करके उन्हें एकत्रित किया जाता है। ये आंकड़े अच्छी तरह से एकत्रित होने चाहिए, क्योंकि इनके इस अभाव में परिणाम निकालना कठिन हो जाता है। किनके अभाव में? आंकड़ों के अभाव में। ठीक है ना, आंकड़ों के अभाव में। अतः आंकड़े एकत्रित करने के लिए कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, और इन क्रियाओं को सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत हम रखते हैं। क्रॉक्सटन और काउडेन, इन्होंने सांख्यिकी की विधियों को 4 भागों में बांट दिया। पहले इन्होंने कहा कि आंकड़ों का संग्रहण करना है या संकलन करना है, उसके बाद में आंकड़ों का विवेचन करना है, फिर इनका प्रदर्शन करना है, और फिर निर्वचन करना है। अब निर्वचन और विवेचन में अंतर समझ लीजिएगा ज़रा। आंकड़ों का संकलन और संग्रहण के बाद विवेचन है। विवेचन का मतलब होता है एनालिसिस। अभी हम जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम कलेक्शन की बात कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का संकलन। देखिए, प्रत्येक सांख्यिकी जांच में सर्वप्रथम आंकड़ों को सांख्यिकी के विद्वानों द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये आंकड़े विद्वान स्वयं भी मौलिक रूप से इकट्ठा कर सकते हैं, और चाहें तो इन्हें वो तैयार भी कर सकते हैं, या पिछले जो लेख हैं, प्रमाण हैं, रोजनामचा, व्यापार संघ वगैरह, उनसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो अगर यह आंकड़े वह विद्वान स्वयं तैयार करते हैं तो यह प्राथमिक विधि हो जाती है, और अगर यह पिछले लेखों, प्रमाणों और रोजनामचों से प्राप्त करते हैं तो यह द्वितीयक विधि होती है। थोड़ा सा जानते हैं। इस विधि के अंतर्गत आंकड़े प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण या अप्रत्यक्ष मौखिक अन्वेषण द्वारा एकत्रित होते हैं। अनुसंधानकर्ता स्थानीय स्रोतों, संवाददाताओं आदि से आंकड़े शुरू से लेकर अंत तक स्वयं बड़ी सावधानी से एकत्रित करता है, और सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ऐसे ही आंकड़े एकत्रित करता है। तो ये हो गई प्राइमरी विधि। द्वितीयक विधि क्या होती है? द्वितीयक विधि को ध्यान से सुनिएगा। वे आंकड़े जो एक बार पहले किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हों, और उनका प्रयोग भी किसी दूसरे अनुसंधान में किया जाता हो। अब अगर उनका प्रयोग आप अपने अनुसंधान में करते हैं तो वह आपके लिए क्या होगी? द्वितीयक या गौड़ सामग्री। तो ये तो हो गया डेटा का संकलन, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर दूसरी बात आती है आंकड़ों का विवेचन। ठीक, तो आंकड़ों का विवेचन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आंकड़ों का विवेचन, ऐसे जो आंकड़े जिनका आप कलेक्शन कर चुके हैं, सबसे पहले आप उनका वर्गीकरण करते हैं, और ऐसा करने के लिए आप उन्हें किसी सारणी के रूप में रखेंगे। एकत्रित आंकड़ों को इस प्रकार उचित ढंग से रखना होता है जिससे साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति के भी समझ में वह आंकड़े आ जाएं। इन आंकड़ों को संक्षिप्त और सुंदर ढंग से रखा जाना अति आवश्यक है। समान तथा असमान आंकड़े अलग अलग ढंग से रखे जाने से उनकी तुलना करनी आसान रहती है। अतः वर्गीकृत एकत्रित आंकड़ों को उनके गुणों और समानता के आधार पर वर्ग में रखने की ही क्रिया वर्गीकरण है। तो आप यहाँ कहीं ना कहीं आंकड़ों का विवेचन का तात्पर्य यहाँ क्लासिफिकेशन से है, यानी कि वर्गीकरण से है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई होता है ना एक शब्द, ऐसे ही ये क्लासिफिकेशन हो गया। ओके, तो आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का विवेचन यानी कि क्लासिफिकेशन, और फिर आता है आंकड़ों का प्रदर्शन। जब आप आंकड़ों को वर्ग में डाल चुके, उनकी समानता और असमानता के आधार पर उन्हें आप अलग अलग कर चुके, तो उसके बाद में फिर आपको उन्हें इस रूप में रखना होगा कि वह लोगों को नज़र आए। तो आप इन्हें एक सारणियन के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं, सारणी के द्वारा, टैबुलेशन, रेखा चित्र के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे रेखा चित्र में आप जो है लाइन डायग्राम बनाएंगे, और ग्राफ में विभिन्न प्रकार के पिक्टोग्राफ वगैरह बनाए जा सकते हैं। और अंत में आता है आंकड़ों का निर्वचन, अर्थात आंकड़ों का व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन इसे बोलते हैं। तो इसमें अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसी के आधार पर आगे के लिए अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये तो बात रही सांख्यिकी की विधियों की। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं समंकों के प्रकार की ओर। तो देखिए, आपने सुना था कि समंक 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जो आपने अभी प्राथमिक और द्वितीयक विधि पढ़ी,
उसी से ये संबंधित हैं। एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे जानिए कि प्राथमिक संबंध वह आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा एकत्रित करते हैं। अनुसंधानकर्ता स्थानीय स्रोतों, संवाददाताओं आदि से आंकड़े शुरू से लेकर अंत तक बड़ी सावधानी से एकत्रित करते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त आयोग भी ऐसे ही आंकड़े एकत्रित करते हैं। द्वितीय और गौड़ समंकों की अगर हम बात करें तो ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहले से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किया जा चुका है और दूसरे अनुसंधान में फिर से उन्हीं का प्रयोग किया जाता है थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद। तो ब्लेयर इसी के बारे में कहते हैं द्वितीयक समंकों को परिभाषित करते हुए कि यह वे आंकड़े हैं द्वितीयक समंक जो पहले से एकत्रित हैं और जो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। सेक्रिस्ट यानी कि होरेस सीक्रेस्ट भी इस बात को आगे से कहते हुए नज़र आते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समंकों में अंतर केवल अंशों का होता है। जो समंक एक अनुसंधान के लिए प्राथमिक होते हैं वही दूसरे अनुसंधान के लिए द्वितीयक हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो ये आपकी द्वितीयक विधि है समंक संकलन की, यह बहुत उत्तम विधि नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर अन्य व्यक्तियों द्वारा एकत्रित जो समंक हैं अगर वह त्रुटिपूर्ण हो तो आपके द्वारा उन त्रुटिपूर्ण समंकों का इस्तेमाल करने पे आपके अनुसंधान के निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण या भ्रामक होने का खतरा है। इसलिए बेहतर क्या है कि आप समंक संकलन की जो प्रथम विधि है उसे अपनाएं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर सांख्यिकी अनुसंधानों में ऐसा पाया गया है कि सेकेंडरी डेटा का उपयोग ही होता है, क्योंकि यह काफ़ी सस्ता है और कम समय और कम मेहनत लेने वाला है। चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं जल्दी में कि प्राथमिक और द्वितीय समंकों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर है कि ये समंक अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। ये समंक अन्वेषक द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं, अपितु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या एजेंसी द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। और कुछ इनमें जो अंतर हैं वह हैं, एक समंक अन्वेषक के उद्देश्य के अनुरूप एकत्रित होते हैं। यह पहले से किसी अन्य उद्देश्य से संकलित होने के कारण यह उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते। इनको उस अनुरूप में बाद में मॉडिफाई किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। इनका संकलन सांख्यिकी विधियों से होता है। ये पहले से ही सांख्यिकी विधियों से एकत्रित होते हैं। इनका प्रयोग सुविधाजनक व सरल होता है। किसका? प्राथमिक समंकों का। और इन समंकों में कुछ एक आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती हैं और कुछ अनावश्यक सूचनाएं भी पाई जा सकती हैं। प्राथमिक समंक प्राथमिक स्थिति में एकत्र होने के कारण पक्षपात रहित होते हैं, अतः ये अधिक विश्वसनीय और प्रासंगिक होते हैं। जबकि जो द्वितीयक समंक होते हैं वह पक्षपातपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं होते। इन्हें प्रयोग करने में अधिक सावधानी रखनी होती है। इन्हें एकत्र करते समय समय धन एवं अधिक ऊर्जा लगती है। अपेक्षाकृत यहाँ कम समय और कम धन और कम ऊर्जा लगती है। इन्हें समाचार पत्रों पत्रिकाओं से कभी कभी मुफ्त में या बड़ी आसानी से भी इकट्ठा किया जा सकता है। तो हमने अभी तक जो पढ़ लिया वो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं। अभी आपने सबसे पहले जो पढ़ा वो ये कि आंकड़े होते क्या हैं, होरेस सीक्रेस्ट ने आंकड़ों के संबंध में ऐसी क्या बातें बताईं, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ये जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये होरेस सीक्रेस्ट की परिभाषाओं के आधार पे आधारित थी यहाँ पे। उसके बाद में हमने सांख्यिकी की विधियाँ पढ़ी और इन विधियों में हमने क्या क्या जाना। ये विधियों में आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विवेचन, आंकड़ों का प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन था और इसे कलेक्शन बोलते हैं। और यह है आंकड़ों का निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन, जो हमने अलग अलग अभी पढ़ लिए। उसके बाद में हमने समंकों के प्रकार भी पढ़ लिए, प्राथमिक और द्वितीयक, और यह भी जाना कि इनमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह जो प्राथमिक सामग्री है इसके कलेक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो जो प्राथमिक कलेक्शन सामग्री है इसके संकलन की विधियों में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह और संगणकों के माध्यम से सूचना संग्रह आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करनी होती है संकलनकर्ता उनसे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है।
और वह वस्तु स्थिति का निरीक्षण कर उनका एक अंग बन जाता है और उस पूरी प्रक्रिया में उसका एक हिस्सा होते हुए वह आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो चूंकि अगर आप किसी स्थल विशेष पे उस घटना विशेष का हिस्सा होते हैं तो आपको वहाँ की उस प्रदेश की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार आदि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों से संपर्क कर सके और प्रश्न पूछ सके और उनके स्पष्ट और शुद्ध रूप से उनके उत्तरों को न सिर्फ पा सके बल्कि रिकॉर्ड भी कर सके। तो दरअसल यह जो पद्धति है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की, यह उन परिस्थितियों में उपयुक्त है जहां हम शुद्ध, स्पष्ट, विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करना चाहते हों। अनुसंधान का क्षेत्र जहां सीमित हो और संकलित सामग्री को गुप्त रखना हो तथा आंकड़ों की मौलिकता पर विशेष बल देना भी हो, तो वहाँ पर ये उपयुक्त है। हमने जाना कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहाँ किन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का क्षेत्र, देखिए इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है और समंकों की गोपनीयता की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर आप प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का उपयोग करते हैं। मौलिकता और शुद्धता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अगर हो तो भी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का उपयोग किया जाएगा। समस्या अगर जटिल और विषम हो तो अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अनुभव, बुद्धिमत्ता और परिश्रम की आवश्यकता अधिक मानी जाती है। तो वहाँ पर आप इस विधि का उपयोग करते हैं। शुद्ध, स्पष्ट और विश्वसनीय परिणामों की आवश्यकता जहाँ हो वहाँ पर भी। ये आपने अभी पढ़ा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के क्षेत्र और उसके बाद में इसकी कुछ सीमाएं हैं। देखिए जहाँ पर भी विस्तृत क्षेत्र हो वहाँ पर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस विधि में बहुत खर्चा आता है, इसीलिए इस पर अपव्ययी होने का भी आरोप लगता है। इसमें धन, परिश्रम और समय सब कुछ बहुत ज़्यादा लगता है, अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। सीमित क्षेत्र होने के कारण प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता और प्रामाणिकता भी संदिग्ध रहती है कि आप इसे पुष्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए अभी तक आपने जो जाना उसमें हमने बहुत सारी बातें, क्षेत्र जाने इसके। अब हम जानते हैं कि क्या इसके गुण और क्या दोष हैं। सबसे पहले हम गुणों पे चर्चा करते हैं। देखिए यह पद्धति लचीली है, इसमें अनुसंधानकर्ता अन्वेषण के लिए उचित समझे तो प्रश्नों में हेरफेर कर सकता है। जैसे आप पूछने के लिए गए हैं किसी व्यक्ति से और वहाँ पर आपको लगता है कि जो आपने 5 क्वेश्चन तय किए हैं उनमें से जो प्रश्न संख्या 4 है वह उपयोग में नहीं आने वाला है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह कुछ नए प्रश्न भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं तुरंत। तो इस तरह से यह पद्धति कैसी है, लचीली है। इसमें आप तुरंत परिवर्तित कर सकते हैं जैसा कि आपको उचित लगे। इस पद्धति से प्राप्त परिणाम शुद्ध, मौलिक और विश्वसनीय होते हैं। परिणाम कैसे होते हैं? शुद्ध, मौलिक और विश्वसनीय। इस पद्धति द्वारा अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जिन्हें भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है और व्यय की दृष्टि से यह उपयोगी है। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 3 है, भारत में जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है इसके माध्यम से अपने यहाँ क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। और जनगणना में जब भी जो सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षकगण, वह आते हैं जनगणना करने के लिए आपके परिवार में, तो वह आपसे जनसंख्या के अलावा और भी तमाम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और वह जो अतिरिक्त सूचनाएं होती हैं, बहुत सी सूचनाएं, वह सरकार के बहुत सारे योजना निर्माण में सहायक होती हैं, आधार बनती हैं। तो चलिए हम अब इसके कुछ दोष भी जान लेते हैं। दोष क्या क्या हैं इस पद्धति में? अगर आप व्यापक क्षेत्र में उपयोग करना चाहें तो यह उपयोग नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर बहुत समय, बहुत धन, बहुत परिश्रम लगेगा। अनुसंधानकर्ता के किसी बात के पक्ष में प्रभावित होने पे परिणामों में भी उसके पूर्वाग्रह झलक जाते हैं और परिणाम अशुद्ध हो जाते हैं। अनुसंधान इस प्रकार, जैसे मान लिया आप अक्सर देखते ना, जब कभी भी एग्जिट पोल आते हैं तो एग्जिट पोल में क्या होता है कि जो भी मीडिया चैनल जिस दल में वह अपनी आस्था रखते हैं, अब आजकल मीडिया में आस्था का युग चल रहा है, अलग अलग दलों में आस्था रखते हैं मीडिया चैनल्स। तो मीडिया की आस्था जिस दल में होती है वह मीडिया चैनल एग्जिट पोल में उसी दल को जिताता दिखाता है। ऐसा कैसे होता है? वह अनुसंधानकर्ता उसी व्यक्ति के पास उन्हीं मोहल्लों में पहुंचता है जहां पर उसकी मन पसंदीदा पार्टी जीतती नज़र आती है। तो अनुसंधानकर्ता अगर चाहे तो वह अगर किसी एक पक्ष से प्रभावित है तो वह परिणामों को भी अशुद्ध होने से रोक नहीं पाता। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को विशेष रूप से योग्य होना आवश्यक है, जैसे कि व्यवहार कुशलता, सावधानी, प्रखरता और रीति रिवाजों का ज्ञान। इसमें अधिक समय लगने की संभावना भी रहती है।
फिलहाल इन दोषों के बावजूद यह पद्धति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सावधानियाँ इसकी कुछ हैं। इन सावधानियों के साथ आप इस पद्धति का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। इस पद्धति के लिए अनुसंधानकर्ता को परिश्रमी, मृदुभाषी और धैर्यशील होना चाहिए ताकि वह सूचना देने वालों का सहयोग प्राप्त कर सके। अनुसंधान को थोड़े स्पष्ट और सरल प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए ताकि उत्तर देने वाले को सुविधा रहे। अनुसंधान के समय अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत पक्षपातपूर्ण भावनाओं से दूर रहने की आवश्यकता है ताकि अनुसंधान पर उसका असर ना पड़े। तो अगर ये 3 सावधानियां रख ली जाती हैं तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान काफ़ी उपयोगी विधि हो सकती है। प्राथमिक समंकों के संकलन की, प्राथमिक समंकों के संकलन में एक द्वितीय विधि जो आती है वह कौन सी है? वह है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान जो यह विधि है, हम इसे पढ़ने की करते हैं कोशिश। देखिए, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान की वह पद्धति जो प्रथम पद्धति का ही एक विकसित रूप है। जिन परिस्थितियों में उपयुक्त पद्धति उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे उपरयुक्त है। उपरयुक्त यानी कि जो पहले वाली है उसका उपयोग जहाँ नहीं हो पाता वहाँ इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। तो कहाँ हो सकता है? अनुसंधान का क्षेत्र अगर विस्तृत है और अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से सबसे संपर्क नहीं कर सकता, तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी ऐसे व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करता है जिसे उस विषय में जानकारी हो। इस पद्धति में प्रश्न संबंधित व्यक्तियों से न पूछे जाकर उन व्यक्तियों के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं जो उसके संपर्क में रहते हैं। कई ऐसे प्रश्न रहते हैं जिनका उत्तर संबंधित व्यक्ति अपरिचित लोगों को देना ही नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में उनके घनिष्ठ मित्रों द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होने और प्रश्नों के कठिन होने पर उस पद्धति का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, श्रमिकों से संबंधित किसी अनुसंधान में श्रमिकों से सूचना न प्राप्त करते हुए श्रमिकों के नेताओं से या मिल मालिकों से या श्रम विशेषज्ञों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। जैसे आपकी कक्षा में अगर कोई टीचर ये जानना चाहे कि आप में से कितने बच्चे घर पे रहते हुए कितने घंटे टीवी देखते हैं, अब यह सूचना आपसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अगर यह सूचना कि आप कितने घंटे घर पे रहते हुए टीवी देखते हैं, अगर ये प्राप्त करना हो तो ये टीवी कितने घंटे आप देखते हैं, ये कहाँ से पता चल सकता है? आपके पेरेंट्स से पता चल सकता है ना? आपके पेरेंट्स बताएंगे और उनसे यह सूचना काफ़ी बेहतर प्राप्त की जा सकती है। तो खैर, आपको ये बात समझ में आएगी कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में सूचना जिससे संबंधित है उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं की जा सकती। संबंधित व्यक्तियों से न पूछे जाके संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं पूछी नहीं जाएंगी। संबंधित व्यक्तियों से सूचना लेने की जगह सूचना किससे प्राप्त की जाएगी? संबंधित व्यक्तियों से सूचना लेने की जगह सूचना प्राप्त की जाएगी उन व्यक्तियों से जो उनके अधिक संपर्क में रहते हैं। जैसे आपके अधिक संपर्क में कौन रहता है? आपके पेरेंट्स। तो वह बता सकते हैं कि आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, कितने घंटे खेलते हैं, कितने घंटे व्हाट्सएप चलाते हैं पढ़ाई के लिए या चैटिंग के लिए। तो कुल मिलाकर के आप शायद समझ गए होंगे कि यह अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान दरअसल प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का ही एक विकसित स्वरूप है जो उसकी कुछ कमियों को दूर करता है। यह काफ़ी बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जा सकता है और कुछ खास ऐसे उद्देश्य होते हैं जहां पर यही उपयोग में आ सकता है। तो कौन कौन से इसके क्षेत्र होते हैं जानेंगे। अनुसंधान का क्षेत्र जहां विकसित हो, जहां प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से जानकारी पाना संभव न हो और विषय से संबंध व्यक्तियों से इसे गुप्त रखना हो और उनसे पक्षपात व्यवहार की आशा हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप शैतानी तो नहीं करते हो घर पे, तो आपका जवाब क्या आता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करते। अब आप करते क्या हैं घर पे, ये आपके मम्मी या पापा बता सकते हैं। तो इसीलिए जब ऐसी सूचना प्राप्त करनी हो कि सूचना जिस व्यक्ति से संबंधित है तो उससे ना लेकर के उससे ली जाए जिससे वह सूचना वाकई में मिल सकती है। तो आपको ये इसके उद्देश्य समझ में आएंगे। अच्छा, जो इसका अध्ययन का क्षेत्र था वो समझ में आया होगा। अब हम सीमाओं की बात करते हैं। देखिए, प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त न होने पर
उनके त्रुटिपूर्ण रहने की पूरी संभावना है। अनुसंधानकर्ता का प्रत्यक्ष संबंध न रहने के कारण शुद्धता में कमी भी हो जाती है, और सूचना देने वाले व्यक्ति का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण प्राप्त सूचनाएं लापरवाही और कभी कभी अनिच्छापूर्वक दी जाती हैं। इसके गुण दोषों पे हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। इस पद्धति में काम बहुत शीघ्रता से हो जाता है, क्योंकि जब आप स्वयं नहीं जाते और हर एक व्यक्ति से ना लेकर के सूचना एक व्यक्ति से ले लेते हैं तो कम समय लगता है और काम जल्दी हो जाता है। अनुसंधानकर्ता को अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती, विशेषज्ञों का परामर्श सरलता से भी मिल जाता है, और न केवल समस्या का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता है बल्कि उनसे कुछ सुझाव भी मिल जाते हैं। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता, और कठिन परिस्थितियों में इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात आई थी, विशेषज्ञों का परामर्श सरलता से मिल जाता है। देखिए, विशेषज्ञ का परामर्श से तात्पर्य है कि जैसे आप एक फैक्ट्री के प्रबंधक हैं और कर्मचारियों की कुछ समस्या आपको समझ में आई है, सुनने में आई है, तो अब आप समस्त कर्मचारियों से यानी कि समस्त मजदूरों से तो बात नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो यूनियन लीडर होगा, ठीक है, यूनियन माने एकता होता है, और यूनियन लीडर का मतलब है मज़दूरों की जो एकता का, यानी उनका एक अपना एकता परिषद बना होगा या मज़दूर यूनियन होगा, तो उसे लेबर यूनियन बोलते हैं। और लेबर यूनियन जो होगा उसके लीडर को आप बुला लेंगे, ठीक है, लेबर यूनियन के लीडर को आप बुला लेंगे और उनसे आप बात कर सकते हैं, या जो श्रम विशेषज्ञ हैं उन्हें बुला सकते हैं। तो वह जो समस्या है उसके मूल कारणों की भी विवेचना कर सकते हैं और कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इसके गुणों को देख चुके। अब जल्दी से हम इसके कुछ दोषों पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, दोषों में आता है, अनुसंधानकर्ता को उन लोगों से मिलने का अवसर नहीं मिलता जिनके विषय में वह खोज कर रहा है, तो परिणाम अशुद्ध हो सकते हैं। अनुसंधानकर्ता को दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसी विरोधी बातें कर देते हैं जो अनुसंधानकर्ता भ्रम में पड़ जाता है। जैसे 3 एक्सपर्ट से उसने बात की और तीनों ने अलग अलग तरह की अपनी ओपिनियन दी, तो अनुसंधानकर्ता स्वयं भ्रम में पड़ जाता है। अब वह अनुसंधान का निष्कर्ष क्या निकालें, तो इस तरह से पक्षपातपूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कभी कभी दूसरे व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देने में असावधानी भी करते हैं, क्योंकि उनका इसमें बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हित नहीं दिखता, तो इसलिए अनुसंधान विश्वसनीय नहीं रहता। इसीलिए बेहतर है कि आप सूचना दूसरे व्यक्तियों से ना प्राप्त करके उन्हीं से प्राप्त करें जिनसे संबंधित सूचनाएं हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप इस विधि का उपयोग करना ही चाहते हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर अपनानी पड़ेंगी, और आप इस विधि का उपयोग बेहतर ढंग से और बेहतर उपयोग करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में कर सकेंगे। पहला है सावधानी। देखिए, सावधानी में सबसे पहली बात कि अधिक से अधिक तथा भिन्न भिन्न वर्गों के व्यक्तियों का सहयोग लेना चाहिए, ताकि कुछ ही व्यक्ति अनुसंधान को विशेष रूप से प्रभावित न कर सकें। यानी कि अगर आपने एक किसी लेबर यूनियन के लीडर से बात कर ली, तो दूसरा आप किसी एक मज़दूर से भी बात कर लीजिए, तीसरा किसी आप जो श्रम विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात कर लीजिए। तो आपने अलग अलग लोगों से अगर आंकड़े ले लिए तो आप निश्चित रूप से इस बात की संभावना कम कर देंगे कि आप किसी पूर्वाग्रह का शिकार हों। साक्ष्य की बात पर बिना पुष्टि किए विश्वास न करें। अगर कोई साक्ष्य का मतलब गवाह होता है, गवाह वह होता है जिसने संबंधित व्यक्ति जिसके बारे में सूचना ली जा रही है उसको वैसा करते हुए देखा हो। जैसे आपके पापा और मम्मी जब ये बताएंगे कि आप 3 घंटा टीवी देखते हैं प्रतिदिन, तो वो गवाह है ना, इसके साक्षी हैं वह। फिलहाल साक्षी शिक्षित और योग्य होने चाहिए ताकि समस्या को भली भांति समझ सकें। साक्षी की सद्भावना व विश्वास प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी साक्षी आपको पूरी सूचना देगा। आपको पता है आपके मम्मी पापा से अगर ये सूचना प्राप्त करनी हो कि आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, कितने घंटे खेल खेलते हैं, कितने घंटे घरेलू कामों में सहयोग करते हैं, तो यह सूचना वह उसी व्यक्ति को दे पाएंगे जो उनकी सद्भावना और विश्वास प्राप्त कर ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य सदैव पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए, तभी आप एक संतुलित निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। और जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की गई है उन सबको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये 2 हो गई पद्धतियां। यहाँ पे अभी आप क्या पढ़ रहे थे? अभी आप पढ़ रहे थे दरअसल क्या होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है। और उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? उससे पहले आपने पढ़ा था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्या पढ़ा था?
प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो दो हो गई पद्धतियाँ। अब तीसरी है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। तो इन्फॉर्मेशन अगर लोकल सोर्सेज से आपको प्राप्त करनी है तो दरअसल करना क्या होता है और ये किस तरह की सूचनाएं आपको देते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा सुने। देखिए, अनुसंधानकर्ता स्वयं सामग्री एकत्रित नहीं कर सकता। स्थानीय व्यक्ति सामग्री संकलन के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन्हें लोकल करेस्पॉन्डेंट कहा जाता है, और वे अपने ही ढंग से सूचनाओं का संकलन करते हैं, अनुसंधानकर्ता की ओर प्रेषित कर देते हैं। स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता भी सामग्री का संकलन नहीं करते हैं, वे तो अपने अनुभव के आधार पर अनुमानता सूचनाएं भेज देते हैं कभी कभी, और इस प्राप्त अनुमानों की सहायता से अनुसंधानकर्ता निष्कर्ष निकालता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी इस समय देश में चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में अधिकांश जो न्यूज़पेपर हैं उनके ऑफिसेज जनरली जो है वो खुल नहीं रहे हैं। ऑफिस अगर खुलते भी हैं तो उसमें जो पत्रकार हैं वो आते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग फ्रॉम होम। Means this is not necessary that all the reporters are supposed to come to the office and they are supposed to give the news. This is not so. वो अपने घर से सूचनाएं दे सकते हैं। अब घर से अगर सूचनाएं देंगे तो ज़रूरी नहीं कि घटना स्थल पर वह जाएं, वह सूचनाएं भी अपने घर पर ही प्राप्त करेंगे। जब उनको घर पर रहने की सुविधा मिल गई तो वो घर पर ही सूचनाएं प्राप्त करेंगे। कैसे? व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। अब जब व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इनके ज़रिए जब सूचनाएं आएंगी तो उनकी सत्यता पर एक सवाल उठता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्रोतों से जब सूचना मिलती है तो उसमें कभी कभी वह स्वयं न जा करके क्या करते हैं, वह संकलन स्वयं नहीं करते और अपने अनुभव के आधार पर या अनुमानता सूचनाएं भेज देते हैं। इससे जो आंकड़े हैं उनके दोषपूर्ण होने की संभावना है। इस विधि के दोषों और गुणों की हम अगर बात करें तो सबसे पहले यह सबसे बड़ा गुण है कि इसमें अल्प व्यय यानी कम खर्चा होता है, समय कम लगता है और दूर दूर से सूचनाएं भी इकट्ठा की जा सकती हैं। परिश्रम की दृष्टि से ये इसमें कम परिश्रम लगता है। अच्छा, दोष क्या है? संकलन में मौलिकता का अभाव, व्यक्तिगत पक्षपात का संकलन पर प्रभाव पड़ सकता है। संकलित सामग्री केवल अनुमान पर आधारित होती है। इस पद्धति में एक रूपता का भी अभाव रहता है, क्योंकि अलग अलग करेस्पॉन्डेंट अलग अलग ढंग की बात करते हैं, कभी कभी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत बातें होती हैं, और सामग्री संकलन के परिणामों में उच्च स्तरीय शुद्धता की बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसका उपयोग आप कर सकें तो कुछ सावधानियां इस पद्धति का उपयोग करते समय आप ध्यान रखें कि स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता व्यक्तिगत धारणाओं या पक्षपात से दूर हो। उनमें योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वह समस्या को भली बात समझ सकें और रुचि रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। संवाददाताओं की संख्या अधिक से अधिक रखें, ताकि उनका क्षेत्र अगर कम होगा तो वह जा करके थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। अब अगर आप करेस्पॉन्डेंट नहीं रखते हैं तो एक चौथा और भी तरीका है, वह है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त कर लेना। देखिए, हम इसे ध्यान से सुनें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आते भी हैं, तो हम जानें कि ये प्रश्नावली क्या होती है। दरअसल जो आपका अनुसंधान का उद्देश्य होता है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों का एक सेट तैयार किया जाता है, जिसे प्रश्नावली बोलते हैं। यह प्रश्नावली संबंधित व्यक्तियों के पास डाक से भेज दी जाती है। प्रत्येक प्रश्न के सामने आवश्यकता अनुसार खाली जगह छोड़ दी जाती है, जिसमें संबंधित व्यक्ति अपने उत्तर लिख सकते हैं। सब प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद प्रश्नावली पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेज दी जाती है। उत्तर लिखने वाले जो लोग हैं उनको यह पूरा विश्वास दिलाया जाता है कि जो सूचनाएं वह दे रहे हैं उन्हें गुप्त रखा जाएगा और उनका उपयोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तो कभी नहीं किया जाएगा। प्रश्नावली जब पुनः अनुसंधानकर्ता के पास पहुंच जाती है तो वह इसकी सहायता से निष्कर्ष निकाल लेता है। तो इस पद्धति का उपयोग उस समय किया जाता है जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक हो और वे व्यक्ति जिनसे उत्तर उसे प्राप्त करना है वह शिक्षित भी हों, क्योंकि अनपढ़ों के साथ आप चिट्ठी के माध्यम से तो संपर्क कर नहीं सकते। तो वह शिक्षित होंगे तभी वह प्रश्न भी प्राप्त कर सकेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको भेज सकेंगे। तो प्रश्नावली की कुछ विशेषताएं हैं जिन पे हम जल्दी से चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्नावली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली बात है कि प्रश्नावली स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो ठीक ठीक साफ साफ कही गई हों, ताकि कोई अस्पष्टता किसी भ्रम और त्रुटि का कारण न बन जाए।
आगणन यानी कैलकुलेशन, अनुसंधान के संबंध में जो भी गणितीय आगणन करना है वह स्वयं अनुसंधानकर्ता को करना चाहिए। हर उत्तर देने वाले से आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह उत्तर देने में बहुत अधिक मेहनत करेगा। प्रश्नावली ऐसी सीधी सीधी होनी चाहिए कि कम समय में उसे भरा जा सके। इसमें हाँ नहीं जैसे जवाब अगर हों या आप स्वयं विकल्प उसमें दे के रखे हों तो ज़्यादा आसान है। आप उससे गणना करेगा, वो कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल लगा करके तमाम रेशियो या परसेंटेज निकाल के आपको देगा, ये अपेक्षा करना गलत है। आप उससे सामान्य सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि आपके मोहल्ले में कितने प्रतिशत किस धर्म के रहने वाले लोग रहते हैं, ये उसके प्रतिशत नहीं होगा निकालना। अगर आप उससे यह पूछें कि आपके यहाँ जो अलग अलग जाति या मज़हब के लोग रहते हैं लगभग उनका प्रतिशत क्या होगा या लगभग वह किस रेशियो में होंगे, तो वो ऐसा बता सकता है कि 1/3 यहाँ पर एक मज़हब के हैं और 2/3 दूसरे मज़हब के हैं। इस तरह से वो बताया जा सकता है। खैर, संक्षिप्तता। प्रश्नावली के लिए सामान्यतः ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए जिनका उत्तर हाँ और ना में दिया जा सके। प्रश्नों की संख्या भी कम होनी चाहिए ताकि सूचना देने वाला ऊब ना जाए, और सूचनाएं कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो गुप्त सूचना पर आधारित हों, क्योंकि कोई भी गुप्त सूचना जैसे कि चरित्र, आय, बीमारी, इनके बारे में कोई भी व्यक्ति अपनी बात प्रश्नावली के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है। ठीक है, आप कोई बहुत इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश ना करें प्रश्नावली के माध्यम से। जहाँ तक संभव हो प्रश्न बार बार या अधिक गहराई से नहीं पूछे जाने चाहिए। इंटेंसिव का मतलब थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे आपने पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, ये पहला प्रश्न है, और आप अगली बार अगला सवाल फिर पूछते हैं आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब क्या है, ये इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए कभी कभी मूवीज़ में कुछ दृश्य आते हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर किसी मुलजिम से कुछ सवालात कर रहा होता है, तो एक ही सवाल वो बार बार पूछता है। किसी अदालत का दृश्य हो सकता है या इंट्रोगेशन रूम का हो सकता है, आपको याद आ रहा होगा ऐसा कोई दृश्य। तो वो सवाल अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग प्रश्नों के साथ एक ही सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है। अलग अलग शब्द समूह एक ही प्रश्न को कर रहे होता है। पारस्परिक पुष्टि, जरा सा समझ लीजिएगा पारस्परिक पुष्टि क्या चीज़ होती है। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि आपने एक सवाल पूछा आपको क्या लगता है आगे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस या भाजपा, इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। तो मान लिया उसने उस पर टिक लगाया भाजपा का, ठीक है। उसके बाद में आपने अगला प्रश्न पूछा प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किसे चुनना चाहेंगे आप। तो अगले प्रश्न में अगर उसने चुना राहुल गांधी, तो आप जान लीजिए कि वह व्यक्ति सीरियस नहीं, क्योंकि पहले में वह भाजपा बता रहा है और दूसरे में वो राहुल गांधी बता रहा है। तो इससे क्या होता है, पारस्परिक पुष्टि हो जाती है। अगर पहले में उसने कांग्रेस बताया हो और दूसरे में वो राहुल बताता है, तो इसका मतलब है कि यह पारस्परिक पुष्टि हो गई कि वह व्यक्ति सीरियसली जवाब दे रहा है। कुछ और विशेषताओं की भी हम बात कर लेते हैं। प्रश्नावली में कुछ और विशेषताएं होनी ही चाहिए अनिवार्यतः। प्रश्नावली के साथ एक ऐसा पत्र भेजा जाना चाहिए जिसमें अनुसंधान का उद्देश्य बताया जाए। सूचना देने वाले सूचक को यह निवेदन करना होगा कि प्रश्नावली में पूछी गई आवश्यक जानकारी भी देने का वह कष्ट करे। प्रश्नावली के साथ स्वयं का पता लिखकर उस पर आवश्यक टिकट लगाकर एक लिफाफा भी रखना चाहिए, ताकि जो सूचक है वह प्रश्नावली के उत्तर उसमें रख करके आपको बगैर खर्च किए भेजने की सुविधा हो उसे, तभी वो भेज सकेगा। और यदि प्रश्नावली के उत्तर अधूरे आए तो पुनः प्रश्नावली भेजकर स्पष्टीकरण देते हुए पूर्ण उत्तर भेजने का निवेदन भी किया जा सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर संदिग्ध मालूम हो तो उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि सूचना प्राप्त करने वाला कौन है, वह कोई व्यक्ति है, संस्था है, कोई विश्वविद्यालय है, शोधकर्ता है या शासन है। शासन माने सरकार होता है, शोधकर्ता माने होता है रिसर्च स्कॉलर, वह व्यक्ति जो कि पीएचडी कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च स्कॉलर। तो इस पद्धति के क्या कुछ गुण और दोष हैं? बिल्कुल हैं। हर व्यक्ति, हर मेथड, हर चीज़ के गुण दोष होते हैं। तो यहाँ गुणों की हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि की। पहले तो इस पद्धति में बहुत कम समय, कम खर्चा और कम समय लगता है और व्यापक क्षेत्र में भी पर्याप्त सूचनाएं मिल जाती हैं। दूसरा, सूचनाएं स्वयं सूचक देते हैं जो शिक्षित होते हैं, अतः सूचना प्रामाणिक रहती है क्योंकि लिखित में आती है।
तो लिखित में कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि किसी प्रकार और सावधानी से भरी हुई प्रश्नावलियाँ थोड़ी संख्या में भी प्राप्त हो जाएं, तो आप मान लीजिए कि आपका जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह विभिन्न वर्ग और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रही होंगी। दोष क्या हैं इसके? दोष बिल्कुल हैं और कई सारे दोष हैं, जल्दी से सुने। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता तथा सूचक का आपस में संबंध न होने से प्राप्त उत्तरों की सत्यता और विश्वसनीयता जांचने का अवसर नहीं मिलता। क्रॉस चेक करना कठिन होता है। कई बार सूचक को अनुसंधान से कोई लाभ ही नहीं दिखाई देता, अतः वह प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, और देता भी है तो कभी कभी सही नहीं देता। कुछ व्यक्ति सूचनाएं लिखित रूप से देने से बहुत घबराते हैं। वे समझते हैं कि उनका दुरुपयोग कहीं उन्हीं के विरुद्ध ना हो जाए, तो ऐसे में वो प्रश्नावली के उत्तर ही नहीं भेजते। प्रश्न का अर्थ ठीक ना समझने के कारण कभी कभी उत्तर गलत हो जाते हैं। यह पद्धति लचीली नहीं है, क्योंकि जो सूचना जो आपको चाहिए थी उससे संबंधित प्रश्न आप एक बार बना के भेज चुके। प्रश्नावली उन तक पहुंचने के बाद उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता प्रश्नों में, तो ये लचीली नहीं है। और इस पद्धति से सूचना केवल उन्हीं व्यक्तियों से प्राप्त हो सकती है जो शिक्षित हैं। इसमें पांचवा और अंतिम आता है संगणकों के माध्यम से सूचना प्राप्त करना। संगणक यानी एन्यूमरेटर, यहाँ लिखा हुआ एन्यूमरेटर्स। तो एन्यूमरेटर्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन जब आप प्राप्त करते हैं तो इसमें क्या होगा, यह प्रश्नावली पद्धति का ही स्वरूप है, बस इसमें पद्धति जो है अंतर इतना बदलता है कि इसमें वहाँ जो ऊपर था वो डाक द्वारा भेजी जाती थी, और यहाँ पे डाक द्वारा ना भेज करके स्वयं व्यक्ति जाएगा आपका, और वहाँ जा करके वह सूचना स्वयं लेगा, जिसे हम बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक, ठीक है। तो यह स्वयं जाएगा और सूचना प्राप्त करेगा, प्रश्नावली लेके जाएगा, समक्ष प्रश्नावली रख करके पढ़ेगा, और वह लोग जो सूचनाएं दे रहे होंगे उन सूचनाओं को किसी एक निश्चित बुकलेट में वह दर्ज करता रहेगा, एक खास फॉर्मेट में। इस विधि का उपयोग होता है कहाँ पे? भारत में जनगणना करने में। जनगणना यानी कि जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस, और पॉपुलेशन सेंसस में इस विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके क्या क्या गुण और दोष हैं? सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। यह पद्धति व्यापक क्षेत्र अनुसंधान के लिए बहुत उपयुक्त है। पद्धति द्वारा सूचना विश्वसनीय और शुद्ध होती है, गणक प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए इस पद्धति के द्वारा गहन प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस पद्धति में कम समय लगता है, डाक व्यय भी बचता है। इस पद्धति में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के गणक होते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात का इस पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ बातें जल्दी से सुन लीजिए। देखिए, गणक प्रशिक्षित होंगे जब तो सूचनाएं विश्वसनीय और शुद्ध होंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गहन प्रश्नों का उत्तर कैसे मिल सकता है? देखिए, प्रश्नावली में अगर प्रश्न कठिन हुए तो सूचक पढ़ता नहीं उसे, लेकिन जब आप स्वयं प्रश्नों को कर रहे होते हैं तो बहुत बार ज़रूरत पड़ने पे आप उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो आप गहन यानी कि जटिल प्रश्न अगर कुछ हैं तो उन्हें भी पूछ सकते हैं। इस पद्धति में कम समय इसलिए लगता है क्योंकि जब आप स्वयं चले जाते हैं वहाँ, स्वयं जा कर के आप ले रहे हैं, तो आप गए और सारी सूचनाएँ प्राप्त कराए। उसमें आप पहले भेजें, फिर वो डाक के माध्यम से जाएगा, जाने में समय लगेगा। पत्र पाने के बाद वो मन बनाएगा, 2-3 दिनों में उस पर जवाब लिखेगा, फिर भेजेगा। तो इट टेक्स अराउंड 1 वीक, और कभी कभी इससे भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब आप स्वयं जाते हैं तो वह जल्दी हो जाता है, समय कम लगता है, डाक भी बच जाता है आपका। और पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के गणक होते हैं। जैसे अगर आप कोई सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो जब आप जनगणना करते हैं तो जनगणना में जो व्यक्ति जा रहे हैं वह सरकार की विचारधारा के ही लोग हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो भी सूचनाएं आएंगी उनमें दोनों विचारधारा के लोग होंगे, और इस तरह से सूचनाएं सही आ जाएंगी। लेकिन दोषों की अगर हम बात करें, संगणकों को प्रशिक्षित करने में बड़ी कठिनाई होती है, समय भी लगता है। गणकों को नियुक्त करने के बाद अनुसंधान करने में व्यय अधिक होता है, अतः गणकों को नियुक्त करने के कारण अनुसंधान में व्यय बढ़ जाता है, इसलिए यह पद्धति संस्था के लिए उपयोगी नहीं मानी जा सकती है। अच्छा, कुछ इसमें सावधानियां हैं जिनको रखने की ज़रूरत होती है, यह भी ज़रा सा सुन लीजिए। सावधानियों में क्या क्या है? सावधानियों में संगणकों को नियुक्त करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बुद्धिमान, ईमानदार तथा परिश्रमी हों। संगणकों को प्रशिक्षित करने के बाद एक प्रश्नावली उनको भरकर देनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, वे सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
समय समय पर संगणकों के कार्य का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। संगणक स्थानीय भाषा, रहन सहन और खान पान से भी पूर्ण रूप से परिचित होने चाहिए। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। संगणक समझते हैं ना, वह लोग जो जाते हैं और सूचनाएं वहाँ से लेने का काम करते हैं, प्रश्नावली एक लेकर के जाते हैं, प्रश्नों को उनके समक्ष रखते हैं, पूछते हैं, और जो जवाब आते हैं वह एक निश्चित फॉर्मेट वाली एक बुकलेट होगी जिसमें वह लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया प्राथमिक सामग्री के संकलन की जो आपकी 5